हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहली हेडिंग हम ले रहे हैं वो है स्वतंत्रता दिवस पर तालिबान को मिली खुली चुनौती। देखिए 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। तो 19 अगस्त को ही ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और इस स्वतंत्रता दिवस पर कई प्रांतों में आप कह सकते हैं अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ लोग अफगानिस्तान के झंडे लेकर बाहर आए, उनका विरोध किया, अपना विरोध दिखाया, जताया और तालिबान के झंडों को फाड़ा। लेकिन इसमें तालिबान ने भी आप कह सकते हैं कि फायरिंग करी, जिसमें 7 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि तालिबान ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो मौतें हुई हैं वो भगदड़ से हुई है, लेकिन जो अफगानिस्तान की जो सरकार थी या फिर उसके लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तालिबान की फायरिंग से मरे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दहशत में आए वहां के लोगों में आक्रोश फूटने लगा है। उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। लोग खुलकर उसे चुनौती दे रहे हैं। देश के स्वाधीनता दिवस पर राजधानी काबुल समेत कई शहरों में लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर तालिबान के खिलाफ बाहर निकले हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन किए और कुछ जगहों पर तालिबानी झंडे को फाड़कर फेंक दिया है। इस दौरान तालिबानी आतंकियों की गोलाबारी में कई लोगों की मौत की भी खबर आई है। तालिबान की ओर से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 19 अगस्त 1919 को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त होने वाले अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी काबुल में लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर उतर आए। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। वे नारे लगा रहे थे कि हमारा ध्वज हमारी पहचान। कुछ स्थानों पर लोगों ने तालिबान के झंडे फाड़कर जमीन पर फेंक दिए। कुनार की राजधानी असादाबाद में एक रैली के दौरान कई लोग मारे गए। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उनकी मौत भगदड़ से हुई या तालिबानी आतंकियों की फायरिंग से। उधर काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए एकत्रित हजारों लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल तालिबान ने लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने का फरमान सुना दिया है। एक तालिबानी ने कहा कि हम एयरपोर्ट पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम लोगों को सुरक्षित निकलने देने का अपना वादा निभा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अफगानिस्तान के हालात से दुनिया चिंतित। ये स्टेटमेंट दिया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। जब पाकिस्तान समर्थक तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाकर पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा पैदा कर दिया है, तब भारत ने वहां के हालात को क्षेत्रीय व वैश्विक शांति के लिए खतरनाक बताया है। भारत ने अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने के साथ ही आतंक को शरण देने वाले स्थलों के खतरे के प्रति भी विश्व बिरादरी का ध्यान आकर्षित कराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में आतंकवादी घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरे के विषय पर आयोजित विशेष सत्र को संबोधित करते हुए आतंकवाद से निपटने के लिए 8 सूत्री फार्मूला पेश किया है। इसमें किसी न किसी बहाने से आतंक का महिमा मंडन बंद करने और आतंकवाद को लेकर दोहरा मानदंड नहीं अपनाने की अपील की गई है। विदेश मंत्री का इशारा सीधे तौर पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ था, जो पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र के तौर पर चिन्हित हो चुका है। अब ये जो 8 सुझाव दिए गए हैं भारत द्वारा, उनको देख लेते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत, आतंकवाद को जायज नहीं ठहराइए और ना ही आतंकी को शहीद बताइए। आतंक के मुद्दे पर दोहरा रुख नहीं, इनमें भेदभाव से खुद का नुकसान। आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने की राह में बेवजह रोड़ा न डालें। नई शब्दावली व गलत प्राथमिकता से आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करें। आतंकवादी सूची में नाम जोड़ने या घटाने की हो पक्की वजह। आतंकवाद का संगठित अपराध से संबंधों को पहचाना जाए। FATF को और मजबूत बनाया जाए, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को और मजबूत बनाया जाए। ये वो संस्था है जो उन देशों की निगरानी करती है जो आतंक को कहीं ना कहीं फंडिंग करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ UN कार्यालय को और ज़्यादा फंड दिया जाए। और UNSC के बारे में तो आपको लगभग पिछले 1 हफ्ते से लगातार बताया गया था, तो आई होप आपको अब इसके बारे में नॉलेज हो गई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
लड़कियों की शादी की उम्र पर नीति आयोग कर रहा मंथन। देखिए, अभी तक जो शादी की उम्र थी वो थी लड़कियों की 18 वर्ष, और पहले ये थी 15 वर्ष। 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन करके लड़कियों की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये याद रखिएगा, 1978 में शारदा एक्ट के तहत जो उम्र थी वो 15 से बढ़ाकर 18 कर दी गई थी। और अब जब महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में व्यापक तौर पर बढ़ रही है तो इसके मद्देनजर और इसे अब बढ़ाने की जद्दोजहद चल रही है, ताकि जो स्वास्थ्य है, महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनकी शादी की आयु बढ़ाने का मंथन चल रहा है। सरकार ने इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित भी की है, जिसमें अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट देखने के बाद कोई भी कदम उठाने से पहले पूरे मामले को एक सशक्त आधार देने के लिए मामला नीति आयोग के पास भेजा है, ताकि इस विषय पर गहराई से अध्ययन करके अपनी राय दे सकें। केंद्र सरकार ने शादी की उम्र और मातृत्व के बीच संबंध, मातृत्व मृत्यु दर कम करने और लड़कियों का पोषण स्तर बेहतर करने के लिए महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार के लिए 4 जून 2020 को एक कार्य दल यानी कि टास्क फोर्स गठित किया था। इसमें लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिए गए थे। सरकार ने रिपोर्ट जांच के बाद इसे और सशक्त आधार देने के लिए इस मामले के अध्ययन के लिए नीति आयोग के पास भेजा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नीति आयोग से अनुरोध किया है कि वह भारत की महिलाओं के कम आयु में विवाह की स्थिति में उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण आदि पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, जटिल हो रही राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां। ये स्टेटमेंट दिया है राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर बदलती भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं और देश के रक्षा उद्योग को सुदृढ़, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना होगा। उनका यह बयान अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बीच आया है। रक्षा मंत्री ने गुरुवार को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की पहल डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 लॉन्च किया। यह रक्षा क्षेत्र में तकनीकी विकास का मंच है। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया में सुरक्षा परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहा है, इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए चुनौतियां बढ़ती हैं और जटिल होती जा रही हैं। वैश्विक भू राजनीतिक हालात में निरंतर बदलाव होते जा रहे हैं। अब इसमें जो खास बातें थी उन्हें देख लेते हैं कि हमारे देश में ना तो प्रतिभाओं की कमी है और ना ही प्रतिभाओं की मांग में कमी। IDEX मंच पर इस अंतर को पाटने में काफी हद तक कामयाबी साबित हो सकती है या हुआ है। केंद्र सरकार ने भारत को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और 2024 तक 101 हथियारों और सैन्य सामानों जैसे परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पारंपरिक पनडुब्बी, क्रूज मिसाइल और सोनार सिस्टम के आयात को रोका है। नेक्स्ट न्यूज है, सरकारी स्कूलों में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अब कोई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र स्वच्छ पेयजल सुविधा से वंचित नहीं है। हर सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहला प्रदेश बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि पहले की सरकारों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास से वंचित रखते हुए सिर्फ अपने परिवारों की चिंता की। मोदी जी ने यहाँ विकास के नए युग की शुरुआत की है और गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ा है। जम्मू कश्मीर में 23,926 आंगनवाड़ी केंद्रों और ग्रामीण इलाकों के सभी 22,422 सरकारी स्कूलों में नल से जल की सुविधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को पूरे देश में हर घर में नल से जल को सुनिश्चित बनाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन को दिसंबर 2024 तक पूरा करना है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, सभी अमेरिकियों के वापस आने तक रहेंगी सेना। यह स्टेटमेंट दिया है बाइडेन ने।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सभी अमेरिकियों के वापस लौटने तक काबुल में उनकी सेना बनी रहेगी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका का लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान तय समय सीमा 31 अगस्त से आगे बढ़ सकता है। ABC को दिए साक्षात्कार में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने हर नागरिक और सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान को तय करना है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें मान्यता चाहिए। तालिबान अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। उनसे पूछा गया कि तालिबान बदल गया है। बाइडेन ने कहा नहीं। बाइडेन का बयान ऐसे समय आया है जब अफगानिस्तान से अमेरिका ने 5000 लोगों को निकाल लिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने नागरिकों को सुरक्षित हवाई अड्डे तक लाने से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि अब अफगानिस्तान में इतने सैनिक और गोला बारूद नहीं है कि लोगों को काबुल हवाई अड्डे तक लाने में सुरक्षा दे सकें। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से और पहला आर्टिकल लिखा है सुरक्षा मामलों के जानकार प्रकाश सिंह ने और ये है भारत के लिए खतरे की घंटी। जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, वहाँ पर भारत के प्रोजेक्ट अधर में लटक गए हैं और कश्मीर में आतंकी जो गतिविधियां हैं अब वो किस तरीके से होंगी, इस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। अफगानिस्तान को साम्राज्य की कब्रगाह कहा जाता है। जैसा अमेरिका के साथ हुआ वैसा ही सोवियत संघ के साथ भी हुआ था। अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए 1979 में सोवियत संघ, जो कि अब रूस है, ने अपनी सेनाएं भेजी थी। पश्चिमी देशों को यह नागवारा गुजरा। अमेरिका ने मुजाहिदीन को आधुनिकतम शस्त्रों से लैस कर उन्हें रूस से लड़ने के लिए प्रेरित किया। 10 वर्षों तक भारी नुकसान सहने के बाद रूसी फौजें अपने देश वापस चली गईं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले के जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वहां से तालिबान सरकार को उखाड़ फेंका। अमेरिका और नाटो की फौजें अफगानिस्तान में 20 वर्ष रहीं। एक अनुमान के मुताबिक इस अवधि में 2443 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका का लगभग $2.3 ट्रिलियन खर्च हुआ। 14 अप्रैल 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें 11 सितंबर तक वापस चली जाएंगी। जैसे जैसे उनकी फौजें वापस जाती रहीं, तालिबान के हमले बढ़ते रहे और करीब 10 दिन में उन्होंने काबुल पर भी कब्जा कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अमेरिका की बहुत बड़ी पराजय है। अफगानिस्तान सरकार के विरुद्ध तालिबान की विजय तो निश्चित थी, परंतु इतनी शीघ्रता और आसानी से होगी इसकी कल्पना अमेरिका या भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बिल्कुल नहीं की थी। तालिबान की जीत मुख्य रूप से 3 कारणों से हुई। पहला तो यह कि अमेरिकी सेनाओं के यकायक जाने से अफगान सुरक्षा बल हतोत्साहित हो गए। यदि तालिबान से भारत के संबंधों पर दृष्टि डाला जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के बीच सदैव असहमति ही नहीं बल्कि वैमनस्य भी रहा है। 1999 में इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान की आतंकियों ने हाईजैक किया था और उसे कंधार ले गए थे। यहाँ तालिबान ने आतंकियों को संरक्षण दिया और उनकी मांग पूरी होने के पश्चात ही हवाई जहाज और यात्रियों को वापस भारत आने दिया। 7 जुलाई 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए आत्मघाती हमले में 28 लोग मारे गए और 141 घायल हुए। 23 मई 2014 को 4 आतंकियों ने हेरात में भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया। संक्षेप में गत 20 वर्षों में भारतीय प्रतिष्ठानों या हितों पर तालिबान किसी न किसी प्रकार से आघात पहुंचाता रहा है। भारत की दृष्टि से पाकिस्तान, चीन और तुर्की का अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ना खतरे की घंटी है। ये तीनों देश भारत विरोधी हैं, हर प्रकार से भारत का अहित करना चाहेंगे। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से भारत की सीमाओं पर आतंकियों का दबाव बढ़ेगा। पूर्व में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन कश्मीर में भेजे थे। क्या इतिहास की पुनरावृत्ति होगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब भारत के सामने क्या विकल्प है? एक दूरदर्शी नेतृत्व कठिन परिस्थितियों में भी सफलता का रास्ता खोज लेता है। भारत को भी कुछ ऐसा ही करना होगा। सबसे पहले तालिबान से संपर्क कर यह बताना होगा कि हमारी प्रतिबद्धता और लगाव अफगान जनता के प्रति रहा है।
भविष्य में भी रहेगा। विकास के लिए हमने जो करोड़ रुपए वहां लगाए हैं वह अफगान जनता की भलाई और प्रगति के लिए थे। हमें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रखना पड़ेगा। अफगानिस्तान को बताना होगा कि उसकी भूमि का भारत में आतंक को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है महंगे इलाज से कैसे मिले छुटकारा, और यह आर्टिकल लिखा है लोकनीति विशेषज्ञ डॉक्टर अजय खेमारिया द्वारा। सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में निजी अस्पतालों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ व MR शाह की पीठ ने कहा कि निजी अस्पताल अब एक बड़े उद्योग में बदल गए हैं जो लोगों के दुख दर्द पर फल फूल रहे हैं। वे पैसा बनाने की मशीन बन गए हैं। हम इन्हें इंसानी दर्द की कीमत का समृद्ध होने की अनुमति नहीं दे सकते। विडंबना यह है कि हर लोकप्रिय सरकार जन स्वास्थ्य को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में तो दर्शाती है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का बुनियादी ढांचा इतना जर्जर और अपर्याप्त है कि हमारी अधिसंख्य आबादी निजी क्षेत्र में महंगी दरों पर अपना इलाज कराने के लिए विवश है। केंद्र सरकार ने खुद संसद में स्वीकार किया है कि देश में कुल एलोपैथी चिकित्सकों का बमुश्किल 20% ही सरकारी सेवाओं में है। जाहिर है कि सरकार ने अधिकतर नागरिक अपने इलाज के लिए निजी डॉक्टर या अस्पतालों पर भी निर्भर हैं। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की 17% आबादी अपनी कुल कमाई का 10% स्वास्थ्य पर खर्चा करती है। 4% आबादी का यह खर्च 25% से ज़्यादा है। कुछ डॉक्टरों का केवल 20% ही सरकारी सेवा में है, इसलिए 74% लोग इस देश में प्राइवेट अस्पतालों की OPD में और 65% भर्ती होकर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। हर 5 में से एक भारतीय इलाज के लिए कर्ज लेता है। यह और डरावना आंकड़ा आर्थिक सर्वेक्षण से मिलता है वह यह कि हर साल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण भारत में करीब 8.5 लाख लोग जान गंवा देते हैं। वास्तविकता यह है कि सरकारी क्षेत्र में जानबूझकर ऐसे सेवा नियम बनाए जाते हैं कि अधिकांश चिकित्सक सरकार के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। दरअसल वेतन से लेकर सेवाएं संवर्ग में हर राज्य ने अलग अलग नियम बना रखे हैं। जूनियर से लेकर विशेषज्ञ डॉक्टरों तक के लिए वेतन इतने कम हैं कि वे सरकारी सेवाओं में आना नहीं चाहते। एक परीक्षा पास कर IAS अफसर ऑल इंडिया कैडर में मोटी तनख्वाह और सुविधाएं पाते हैं, जबकि एकीकृत पाठ्यक्रम से विशेषज्ञ बनने वाले डॉक्टरों के लिए न कोई एकीकृत संवर्ग है न वेतन। नेक्स्ट है विपक्ष का एजेंडा, हंगामा, मानसून सत्र, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहला आर्टिकल है यातायात उल्लंघन मामलों में चालकों को 15 दिनों के भीतर मिलेगा चालान। वाहन चालकों को अब यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित चालान 15 दिनों के भीतर मिल जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा अनुपालन की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए संशोधित मोटर वाहन कानून 1989 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि जिस दिन यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है उसके 15 दिनों के भीतर संबंधित वाहन चालक को चालान भेज दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जिस इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था के माध्यम से नियम उल्लंघन का पता चला है उसके सभी सबूत तब तक संभाल कर रखे जाएंगे जब तक चालान का निपटारा नहीं हो जाता। फेस्टिवल सीजन के लिए तैयार ऑटो कंपनियां। ऑटोमोबाइल कंपनियों का मानना है कि इस बार का त्योहारी सीजन बिक्री के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। कोरोना महामारी के बाद पर्सनल वाहनों को लेकर बनी सोच, नई कार खरीदने की योजना कई बार टाल चुके और अब उस पर अमल करने वालों की बढ़ती तादाद और इकोनॉमी में सुधार की वजह से त्योहारी मौसम में वाहनों की बिक्री अच्छी खासी होने की संभावना है। भारतीय बाजार में महज 3 वर्षों में शीर्ष 5 कंपनियों में जगह बनाने वाली किया मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट व हेड सेल्स व मार्केटिंग हरदीप सिंह बरार ने बताया है कि उनकी कंपनी इस बार त्योहारी सीजन को लेकर काफी उत्साहित है। नेक्स्ट न्यूज स्पोर्ट्स पेज से है कि अफगानिस्तान सितंबर में करेगा घरेलू T20 लीग की मेजबानी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उपजे हालात के बीच अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड घरेलू T20 टूर्नामेंट सपागीजा
क्रिकेट लीग का विस्तारित ढंग से 10 से 25 सितंबर तक काबुल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजन करेगा। इस लीग में 2 और टीमों के शामिल होने से फ्रेंचाइजियों की कुल संख्या 8 हो जाएगी। यह लीग का 8वां संस्करण होगा। काबुल में एसीबी के मुख्य कार्यालय में आयोजित एक समारोह में गुरुवार को सभी 8 फ्रेंचाइजीज के स्वामित्व अधिकार बेचे गए। तो ये आज का 20 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।